जो तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट आपकी आगे क्लासेस में आएंगे, बट क्वेश्चन इसमें डल गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसे एक या दो सवाल तुम्हें राइट नाउ नहीं बनते, बट इसमें 6 या 7 सवाल ऐसे थे कि अगर तुम थोड़ा सा भी नोट्स कॉपी को ढंग से रिवाइज करते, दिमाग पे जोर डालते, तो डेफिनेटली बनने थे। अभी जैसे जो ये सवाल नंबर 22 है, ये तो नहीं बनता, क्योंकि इस 22 वाले एक सवाल में आपको एडिशन रिएक्शन आनी चाहिए, और एडिशन रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है ना। हम लोग तो एडिशन रिएक्शन में अब तक पहुँचे ही नहीं है। हमारी कहानी तो अभी सब्स्टिट्यूशन में ख़त्म हुई है, एलिमिनेशन चल रहा है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का एडिशन का, बट स्टिल मैं बता देती हूँ क्या होता है। देखो, इतना तो तुम जानते हो कि अगर आप HBr डालोगे तो एक्चुअली मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास क्या है, OH भी है जैसा कि यहाँ दिख रहा है, और मान लेते हैं उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास डबल बॉन्ड भी है, और आपने मान लेते हैं 1 मोल क्या लिया होता, HBr लिया होता। तो वो जो 1 मोल HBr है ना, वो क्या करता, इस OH के पास जाता, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता, ब्रोमीन में। यानी कि हम में से मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और इस थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ये सही भी होता, अगर 1 मोल HBr होता तो मेरा आंसर होता ये। बट यहाँ पे आपने तो HBr को कैसी क्वांटिटी में लेके रखा है, एक्सेस क्वांटिटी में। तो जब आप HBr को एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो ना, तो बेसिकली होता है कि HBr के पास एबिलिटी सिर्फ OH को Br से रिप्लेस करने की नहीं है, उसके पास ये भी एबिलिटी है कि वो इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, जो आप एडिशन में सीखोगे, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस वो क्या कर सकता है, एडिशन करवा सकता है HBr का। बट अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि तेरे पास 1 मोल है, ठीक है, और उसमें से तुम क्या कर सकते हो, या तो OH को चूज़ करो या तो तुम किसको चूज़ करो, आप लोगों के डबल बॉन्ड को। तो वो किसको चूज़ करता है बताओ, वो चूज़ करता है आप लोगों के OH को, वो डबल बॉन्ड वाली चीज़ को टच नहीं करता। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, डन। तो ऐसे में सिर्फ आपका OH कन्वर्ट हुआ Br में, बात खत्म। बट यहाँ पे आप लोगों के पास डबल बॉन्ड भी है और ऊपर से एक्सेस क्वांटिटी में है। तो एक्सेस क्वांटिटी में होने की वजह से ये जो और आप लोगों ने HBr डाला है, ये HBr क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, है ना। एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, बराबर, मार्कोनिकॉफ रूल आप लोग पढ़ोगे आगे। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा। और वो जब वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको H मिलेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है उसको Br मिलेगा, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ नीचे में Br, यहाँ पे CH2, और उसके पास तो ऑलरेडी Br था। यानी कि जैसे हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं ना, कि आप एक जगह से लिविंग ग्रुप निकालते हो, दूसरी जगह से बीटा पोजीशन से आप H निकालते हो, और दोनों को बेसिकली उठाकर आप क्या कर देते हो, आप वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते हो। एडिशन एलिमिनेशन का एकदम बोलो क्या है, उल्टा है, एकदम उल्टा। यहाँ पे आपको बल्कि जो डबल बॉन्ड है उसके अल्फा, मतलब जो आपका डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस बल्कि आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। ठीक है, आप बल्कि यहाँ पे क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो ये इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। तो देख ले 22 का क्या आंसर दिया हुआ था, 22 का आंसर कहाँ गए, आंसर की कहाँ गई, अरे आंसर की आई थिंक डिलीट हो गई मुझसे। ठीक है, चेक कर लेना तो, बट 22 का जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। डन। ओके, आ जाते हैं अभी अपन 24 में। देखो 24 है ना, नहीं पूछने लायक सवाल था, बिल्कुल नहीं। अगर आपने 24 पूछा है इसका मतलब अगेन पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। देखो कैसा है, आपको बोल रहा है कि किस में SN2 ज़्यादा होगी। तो SN2 के नियम क्या है कि आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये वाला रूल होना चाहिए, है ना। आप लोग जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो वो न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए,
और एक मैंने लास्ट क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को मतलब बेसिकली आपके SN2 की रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये सारी बातचीत बताई थी, है ना। अच्छा, तो अब मुझे बात बताओ जरा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ न्यूक्लियोफाइल सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है इस बकवास। आप किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करो, आप कंपेयर करो सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में, है ना, कि आपका सबस्ट्रेट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन किसके बीच में कंपेयर करेंगे कि ये वाला सबस्ट्रेट बेटर है कि ये वाला सबस्ट्रेट बेटर है, और कौन दोनों में से ज़्यादा बेटर SN2 दिखाएगा। ठीक है, उस पर आते हैं बट बाद में। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट सेम है, इसके पास भी वही सबस्ट्रेट है, इसके पास भी वही सबस्ट्रेट है, बस यहाँ पे क्या है SH नेगेटिव और यहाँ पे क्या है CH3SH। इनडायरेक्टली आके उसी CH3SH को आगे जाके SH नेगेटिव प्रोड्यूस करना है, मैं मानती हूँ, बट हो क्या रहा है आपका, एक तरफ आप डायरेक्टली SH नेगेटिव ले रहे हो और एक तरफ आप CH3SH ले रहे हो। यानी कि आपने बेसिकली क्या किया है, आपने न्यूक्लियोफाइल में बोलो क्या कर दिया है, आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल में चेंज क्रिएट कर दिया है ना। आपने न्यूक्लियोफाइल में क्या कर दिया है, चेंज क्रिएट कर दिया है। एक तरफ आप निगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो और एक तरफ आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो। और हम लोगों को SN2 रिएक्शन के लिए कैसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं हम लोगों को SN2 रिएक्शन के लिए। तो SN2 रिएक्शन के लिए अगर मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो ऐसे केस में कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बी वाला, मतलब ये बेसिकली थर्ड वाला। तो बी में थर्ड और फोर्थ के पेयर में हम थर्ड वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और फोर्थ वाले को कम SN2 के लिए। तो अब तुम बी वाले के आंसर को लेकर मैं श्योर हूँ एकदम 101%। तो मैं पहले देख लूँ नीचे दिए हुए ऐसे कौन से ऑप्शंस में जिनमें बी के थर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो एक ही ऑप्शन है, ये कह रहा है कि बी का आंसर फोर्थ होगा, नहीं, बी का आंसर क्या होगा, थर्ड। तो ए ऑप्शन को देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, रूल आउट कर दिया। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, देखो यहाँ पे भी वही सबस्ट्रेट है, यहाँ पे भी वही सबस्ट्रेट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल चेंज हो गए। बट यहाँ पे नाम किसका दे दिया है, DMSO आप लोगों का एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। वैसे तो SN2 रिएक्शंस को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए रहते हैं, है ना, न्यू SN2 रिएक्शंस को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही चाहिए होते, बट यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखने का मीनिंग क्या है, वो ये मीनिंग है जहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी की एक कॉपी खोलो, उसके नोट्स को जरा देखो, वहाँ पे आपको लिखवाया है कि जब हम उन एलिमेंट्स की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हो जो सेम ग्रुप में आते हैं, तब आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि उन लोगों के पास पोलर सॉल्वेंट है कि अपोलर। क्योंकि अगर सॉल्वेंट पोलर होता है तो जितना ज़्यादा साइज होता है, मतलब अगर आपका जो सॉल्वेंट है अगर वो एप्रोटिक है तो साइज और न्यूक्लियोफिलिसिटी का रिलेशनशिप कैसा चलता है, इनवर्स चलता है ना, ए पोलर के लिए। तो अभी यहाँ पे DMSO ए पोलर है। तो अगर क्लोरीन और आयोडीन इनमें से अगर कोई पूछेगा किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो Cl नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है ना। और हम लोगों को वैसे भी SN2 के लिए क्या चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो बिटवीन 5 और 6 कौन ज़्यादा बेटर है, 5 ज़्यादा बेटर है। तो यानी कि देखो यहाँ पे कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें 5 को नहीं कहा, हर ऑप्शन देखो 5 को सपोर्ट कर रहा है, और जो 6 को सपोर्ट कर रहा है उसको तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं। ठीक है, मैं अगर पेपर दे रही होती तो मैं इस ऑप्शन को कभी सॉल्व नहीं करती, क्योंकि सभी में मुझे दिख रहा है 5-5 है। तो जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है, मेरे को पहले उस डिफरेंस वाले ऑप्शन में आना चाहिए। देखो जैसे कि हर ऑप्शन चीख के कह रहा है कि बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, क्योंकि ए ऑप्शन को तो मैं पहले ही रूल आउट कर चुकी हूँ, बराबर। अच्छा, और बी के सहारे ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ए ऑप्शन, दो लोग कह रहे हैं कि ए का आंसर फर्स्ट आएगा और एक ऑप्शन कह रहा है कि ए का आंसर सेकंड आएगा। दो ऑप्शन कह रहे हैं कि डी का आंसर क्या आएगा, 8th आएगा, और एक ऑप्शन कह रहा है कि डी का आंसर 7th आएगा। तो जस्ट चेक कि आंसर आने क्या वाला है। तो हमने ये देखा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, देखो सबस्ट्रेट वही है, आप लोगों का बस क्या चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ये देखो। लेकिन इस बार यहाँ सॉल्वेंट कौन है, आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में साइज का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट। तो अगर मैं Cl नेगेटिव और अगर मैं I नेगेटिव के बीच में बातचीत करूं तो किसका साइज बड़ा है, I नेगेटिव का, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलो क्या होगी,
बड़ी होगी। और अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ी होगी तो आप लोगों का क्या करेक्ट आंसर आने वाला है? देखिए, आपका आई नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और SN2 में तुम्हें बेटर न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो डी के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 8। तो यानी कि डी में जो डी है वो ये कह रहा है कि यहाँ 7th होगा, तो ये गलत कह रहा है, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को भी भगा दिया। तो अब या तो आंसर बी होगा या तो आपका आंसर क्या होगा? सी होने वाला है, राइट। अच्छा, लेकिन अब दिक्कत देगा कौन? आपका ए। यहाँ पे एक इंसान कह रहा है कि ए का आंसर 1 है और दूसरा इंसान कह रहा है कि ए का आंसर 2 है। तो दिमाग लगाओ, न्यूक्लियोफाइल तो देखो सेम है, चेंज किस में हो रहा है? सबस्ट्रेट में। हमें सबस्ट्रेट क्या चाहिए होता है? छोटा चाहिए होता है, जो हिंडर्ड ना हो, और साथ ही उस सबस्ट्रेट के पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। क्या ये सबस्ट्रेट 1 डिग्री है? बिल्कुल ये 1 डिग्री है। बट जरा अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज करना, जहाँ तुमको SN2 सिखाए ना, वहाँ ये चीज़ सिखाई होगी कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई सबस्ट्रेट आ जाए, ये सबस्ट्रेट क्योंकि बीटा पोजीशन पे हिंडर्ड है, तो ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, ठीक है, ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। तो इट मीन्स दैट, अच्छा एक मिनट, हाँ, अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये वाला तो हमारा करके सबस्ट्रेट है, अच्छा ठीक है, तो ये तो देता ही नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये भी तो वैसे ही सबस्ट्रेट है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? Br। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? Br। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? ये है आपका पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों के पीछे का एटमॉस्फेयर चेक करो कैसा है। दोनों के पीछे का एटमॉस्फेयर वो तो दोनों का ही सेम है, वो तो दोनों का ही सेम है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अब क्या करें, अब इनमें से किसको हटाएं, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है उसको देखो, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन को आगे लेकर जाना है तो आपका लिविंग ग्रुप भी तो आपका बेटर ही होना चाहिए ना। जब वो छोड़ेगा तभी तो दूसरा आएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए। तो इसीलिए ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। भले ही SN2 नहीं देते हो, बट अगर मान लेते हैं SN2 कम एक्सटेंट तक भी अगर दे रहे हैं तो उनमें भी कौन है, अगर ये पता लगाना है तो। और दूसरी सबसे दिक्कत है कि हमको SN2 के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होते हैं। तो अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो यहाँ पे डोनेट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। मानती हूँ कि पीछे पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी हो रहा होगा, बट डोनेट भी तो हो रहा है, और यहाँ ना डोनेट हो रहा है ना विड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे बोलता है कोई लफड़ा ही नहीं, ऊपर से मैं छोटा भी हूँ, भाग भी जाऊँगा फटाफट, लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छी। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? 24 नंबर का, बोलो कितना? सी, ठीक है। ये इस तरीके से ये तुम कर सकते थे। हाँ, तुम्हारा डाउट एक ही पॉइंट पे होना चाहिए था कि ऑप्शंस में हम अटक रहे हैं, यानी कि सी वर्सेस बी में, वो भी ए पार्ट में। अगर तुम इसमें अटक गए हो, इस पार्ट में, तो ये फिर हेल्दी पढ़ाई की निशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वाले को हम लोग बाद में डील करेंगे, ठीक है। इस 26 को भी बाद में डील करेंगे। पहले सारी की सारी बातचीत जो अभी मैंने ऊपर बताई उसके अकॉर्डिंग जरा कर ले। ये वाला क्वेश्चन रीड कर लो। आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो देखो मैं अगेन वही बताती हूँ, अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं बना है या फिर ये क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है तो तुमने नोट्स कॉपी देखी ही नहीं, तुम ऐसे ही उड़ गए हो और ऐसे ही उठकर पता नहीं बैठ गए हो कैसे भी काम करने के लिए। ये नहीं चलेगा ना, ऐसा काम मार्क्स नहीं आते ना ऐसे काम से। तो थोड़ा ठीक से काम करो। बताओ, अभी तुम्हें मैंने बताया, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो जितना बड़ा साइज होगा सेम ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो O नेगेटिव, यहाँ पे S नेगेटिव, बताओ किसका साइज बड़ा है? S नेगेटिव का, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी चाहे कुछ भी हो जाए 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर ए को काट सकती हूँ, क्योंकि वो 2 ग्रेटर देन 1 वाले जो मेरा रिजल्ट है उसको वो क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, मैं जानती हूँ। ऐसे और भी ऑप्शन देखो, सी भी हम काट सकते हैं। समझ में आ रहा है कि इस एक छोटे से नियम के अकॉर्डिंग हमारे 4 में से 2 ऑप्शंस बोलो क्या हो गए? रूल आउट हो गए। हमारी लाइफ देखियो कितनी आसान हो गई है ना। इस तरीके से ऑप्शन रूल आउट करके काम करना पड़ता है ताकि बचे हुए ऑप्शन में डिसाइड किया जाए अच्छा कौन ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, न्यूक्लियोफिलिसिटी के थोड़े से नोट्स देखना, उसमें मैंने बताया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसी और को जो डेफिशिएंट है। भाई जिसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन मान लेते तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या तुम डोनेशन करोगे? डोनेशन कौन करते हैं? जिनके पास खुद पैसे वैसे हो, जो खुद वेल सेटल्ड हो, है ना। जो जिनके पास खुद ही के खाने के पैसे नहीं है वो कहाँ से बेचारे डोनेशन करेंगे? समझ रहे हो? तो वैसे ही अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है।
यहाँ पे रेजोनेंस होते हुए नहीं दिख रही, और वो भी एक ऐसी रेजोनेंस जिसमें दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मतलब रेजोनेंस तो भैया रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस में भी अगर दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनने लगे तो फिर वो रेजोनेंस तो अल्टीमेट लेवल की है। अगर कोई स्पीशीज रेजोनेंस करती है तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी डोनेशन के लिए क्या हो जाती है, कम। तो यानी कि रेजोनेंस होने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपका 1 है, क्योंकि देखो 1 वाले के पास O नेगेटिव है, यहाँ पे भी O नेगेटिव है, बट 1 वाले के पास कोई रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पे रेजोनेंस तो छोड़ो, यहाँ तो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। यानी कि 1 और 3rd में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं थर्ड वाले के पास कि वो किसी और को डोनेट भी कर पाए। तो 1 और 3rd में चाहे जो भी हो जाए 1 ग्रेटर रहेगा 3 से। ये आपके दो रिजल्ट्स आ गए, यानी कि 2 ग्रेटर है 1 से और 1 ग्रेटर है 3 से। अब देख लो कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। इस तरीके से कैसा है, अगर तुम ना सारे ऑप्शंस को ना एक साथ देखोगे ना घूर घूर के, आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी नहीं। आपको अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, चीज़ों को, दो लोगों को आपस में कंपेयर करना पड़ता है कुछ पढ़े हुए नियम के अकॉर्डिंग, है ना, और उनमें से ऑप्शंस को रूल आउट करना पड़ता है, ताकि अगर आपके पास 4 में से ऑप्शंस कम होते जाएंगे तो कम से कम आप बचे हुए ऑप्शंस में जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, आप उस डिफरेंस पे बातचीत कर पाओगे ना। जैसा अगर स्टूडेंट को पहले ही पता चल जाए कि हाँ करके ए और सी रूल आउट हो गया है, उससे बी और डी में ही कोई एक आंसर होगा, और बी और डी में से किसका डिफरेंस है, 3 और 1 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सिर्फ वो 3 और 1 पे फोकस करेगा, वो 2 पे कभी फोकस ही नहीं करेगा, है ना, कि अच्छा 3 और 1 की अगर गुत्थी सॉल्व हो गई तो भैया हमारा आंसर भी आ गया। इस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। ये तो तुम लोगों ने पूछा नहीं है, 30 पूछा है, ये भी पूछने लायक नहीं है। ये भी देखो वही सेम काम, स्ट्रॉन्गर, यानी कि वही पूछ रहा है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा है। तो पहले ऑप्शन को मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अभी डिस्क्राइब करने की जरूरत है। CH3OH यानी कि पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, अभी अभी बताए हैं। साइज का, एक मिनट, सॉरी, साइज का और आप लोगों की न्यूक्लियोफिलिसिटी का कैसा रिलेशनशिप चलता है बताओ। आप लोगों का साइज और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट, ठीक है, पोलर प्रोटेक के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव किस पे है, S पर, यहाँ नेगेटिव किस पे है, O पर, यहाँ नेगेटिव किस पे है, O पर। तो यहाँ पे क्योंकि S पे नेगेटिव है तो साइज S का ज़्यादा भी होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी, 3rd की। अब अपने ऑप्शंस देखो कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट वाले में 3rd की न्यूक्लियोफिलिसिटी को ज़्यादा नहीं कह रहा। पहला वाला तो कह रहा है, देखो दूसरा वाला बी ऑप्शन ये बोल रहा है नहीं, बी वाला तो कह रहा है कि 2 होगा, ये तो गलत बात है, काट दो उसको। सी वाला बोल रहा है फर्स्ट होगा, काट दो उसको। यानी कि अब जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो या तो ए होगा या तो वो डी होगा, क्योंकि दोनों ही 1 के 3 और 1 के 3 को बोलो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अब बाकियों में देखते हैं, आ जाओ इधर। DMF कैसा सॉल्वेंट होता है, पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट। ठीक है, DMF कैसा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटेक। DMSO कैसा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटेक, है ना। अच्छा, बट थर्ड वाले में पहले मैं देखती हूँ। देखो यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यहाँ पे भी O नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे तो साइज वाला तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके खुद के साइज का कोई नाटक ही नहीं है, क्योंकि सभी O नेगेटिव वाले हैं। बट यहाँ पे नाटक ओवरऑल एक न्यूक्लियोफाइल का है। यहाँ पे आप जब 3 न्यूक्लियोफाइल देख रहे हो तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करना। अगर आपका मान लेते हैं सबस्ट्रेट कमजोर है, या फिर मान लेते हैं अगर आप लोगों का जो सबस्ट्रेट है वो बहुत बड़ा है, तो वो अपने टारगेट को निशाना कैसे बना पाएगा। ये सब मैंने ऐसी ही भाषा का उपयोग करके नोट्स में लिखवाई है पॉइंट्स। ये पढ़े नहीं हो तुम, थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू करो, ठीक है। वो कैसे टारगेट, मतलब आपका जहां वो अटैक कर रहा है वो जगह भी क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, और जो अटैक कर रहा है वो खुद भी क्राउडेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में तो 3rd वाले में सबसे छोटा CH3O नेगेटिव है ना, सबसे छोटा है, बड़े मजे से जाएगा, कहीं भी घुस जाएगा, कहीं भी घुस के पटापट क्या कर देगा, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा, है ना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यानी कि 3rd का बेस्ट आंसर क्या होगा, 3rd, है ना। 3rd का बेस्ट आंसर क्या होगा, 3rd। तो अभी देख लो कौन सा ऑप्शन 3rd का 3rd अलाउ नहीं कर रहा। तो 3rd के 3rd को ए ऑप्शन अलाउ नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सेकंड को मुझे कंपेयर करने की नीड ही नहीं पड़ी,
बट स्टिल अगर मैं कंपेयर भी कर लूँ तो इस पर्टिकुलर सेकंड वाले का पोलर ए प्रोटिक या पोलर प्रोटिक इससे कोई वास्ता ही नहीं है। हम पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक में तब अपनी नाक घुसाते हैं जब सेम ग्रुप के लोगों की बातचीत चल रही हो। यहाँ बातचीत तो देखो ना, अलग अलग ग्रुप के हैं, एन नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, OH नेगेटिव। सबसे पहले तो ये न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल होता है वो सबसे कमजोर होता है एज कंपेयर टू द चार्ज्ड वंस, है ना। यानी कि अगर मान लेते हैं मुझे कोई इस पर्टिकुलर ऑप्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहता तो 2 सबसे कम आता। अगर कोई मुझे ये कहता कि आप OH नेगेटिव और NH2 नेगेटिव में अरेंज करिए, तब मैं क्या कहती, कौन अपना नेगेटिव चार्ज बेहतरीन ढंग से संभाल सकता है, ऑब्वियस है O। तो 2 1 3 ये किसका ऑर्डर होता है, इस वाले का, है ना, यस। तो यानी कि इस सेकंड वाले में बेस्ट कौन है, OH नेगेटिव। यानी कि सेकंड का सही ऑप्शन क्या है, 1। देखो यहाँ पे सेकंड का सही ऑप्शन क्या है, 1। यानी कि आप कभी भी किसी 2 लोगों को कंपेयर करो, मान लेते जो भी आपको दिया उन्हें कंपेयर करो, जिसमें आप एकदम श्योर हो कि नहीं यार इसमें तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत तो नहीं हो सकता, है ना। और ऐसे जब आप श्योर रहोगे तो ऐसे श्योर वाली चीज़ों को आप रखो, और बाकी जो उसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुमको रूल आउट करना पड़ेगा कि नहीं तुम लोग तो उस पर्टिकुलर रूल के अंदर हो नहीं, तो तुम लोग जाओ, ठीक है। अच्छा, तो 30 वाला क्लियर है। 31 पे बात करती हूँ, बट बाद में 33 पे भी बाद में बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे थे जो तुम्हें सही में नहीं बनते, बट अभी तक 2 तो कम से कम ऐसे थे ना जो तुमसे बनते। 35 36 बिल्कुल पूछने लायक सवाल नहीं थे। 35 तो मतलब मेरे को खुद को शर्म आ रही है अभी बताने में। अभी क्या लिखा है, व्हाट विड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी। तुम्हें कितनी बार बताया है SN1 को क्या चाहिए होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 को क्या चाहिए होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर तुम पोलैरिटी इंक्रीज करोगे, अब देखो पहली रिएक्शन कौन सी है, उसको देखो ना, न्यूक्लियोफाइल ने पहले क्या किया कार्बोकेटाइन बनाया, फिर लिविंग ग्रुप गया। यानी कि ए वाली रिएक्शन को आपको पहचानना था कि वो कौन सी रिएक्शन है। तो ए वाली रिएक्शन कौन सी है, ए वाली आपकी SN1 रिएक्शन है, और ये वाली आपकी SN2 रिएक्शन है। कि उल्टा बोल दिया मैंने, देखो दोनों में से कौन कौन सी रिएक्शन है एक बार चेक करो अच्छे तरीके से, ये आपको पहले पहचानना है। अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सी वाली रिएक्शन क्या है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अच्छा चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो SN1 SN2 के चक्कर में लेट्स से अपन नहीं भी पढ़ते हैं तो भी सिंपल सी चीज़ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आने से या पोलैरिटी के आने से वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है जहाँ पे चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो देखो यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करेगा। और अगर मान लेते हैं चार्जेस क्रिएट ही नहीं हो रहे, ठीक है, मान लेते हैं चार्जेस क्रिएट ही नहीं हो रहे, चार्जेस मतलब पोल्स, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स, सिर्फ अकेला पॉजिटिव नहीं, तो ऐसे में वो पर्टिकुलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, ए प्रोटिक। अगर आप फिर भी उसको जबरदस्ती प्रोटिक दोगे कि ले तू पोलर प्रोटिक ले, तो अपनी रेट को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, खत्म। ये SN1 था, ये SN2 था, इसीलिए ये क्वेश्चन किया जा सकता था। 36 में आते हैं, ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखना है कि सबस्ट्रेट छोटा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रहने की वजह से बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये तो भैया ऑक्सीजन है, ये तो लोन पेयर देंगे, इसको काट के फेंक दो, मतलब सी वाला ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, है ना। सी वाले ऑप्शन को तो मैं किसी भी हालत में नहीं ले सकती। अब बाकी ऑप्शंस को देखो, तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी रेजोनेंस कर सकता है काफ़ी हद तक, मतलब उसको आगे से इलेक्ट्रॉन वगैरह शिफ्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। अब डिपेंड करता है बी में और डी में, तो बी और डी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये सी डबल बॉन्ड ओ का, ये सी डबल बॉन्ड ओ सब डिसाइड करेगा। तो ये जो जितने भी पाई बॉन्डेड सिस्टम्स होते हैं ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे NO2 SO3 याद आ रहा है, ये सब -R शो करते हैं, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन खींचने में मज़ा आता है। और हम तो चाहते ही हैं कि SN2 के लिए हमें क्या मिल जाए, कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचे।
तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कौन करेगा? डी, और SN2 की रेट को बढ़ाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, अच्छा, और ये वाला भी 39 तुम लोगों को नहीं पूछना चाहिए था, ये 39 भी तुमको बन जाता। इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सेकेंड रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू दी फर्स्ट, मतलब सेकेंड वाले का रेट ज्यादा होना चाहिए। अब मैं एक तुम्हें बात बताती हूँ, देखो सबसे पहले आपको ना रिएक्शन में ऐसे ऑप्शन को टारगेट करना है जो कि सबसे आसान हो, जिसको आप रूल आउट कर सको। तो मैं देखो बी को टारगेट, वैसे तो रहने दो, चलो मैं एक एक करके टारगेट करती हूँ। यहाँ देखो सबस्ट्रेट दोनों में सेम है, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, देखो क्या चेंज हो रहा है, ये हम लोग न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहे हैं, ऊपर में एक निगेटिव न्यूक्लियोफाइल ले रही हूँ और नीचे में एक न्यूट्रल, और पूछा किसके लिए? SN2 के लिए। SN2 को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, राइट, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर SN2 को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो आपके चार्ज वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि बिना चार्ज वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे? तो नोट्स का भी पढ़ी होगी, चार्ज वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो क्योंकि चार्ज ऊपर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि ये वाला आपका फास्टर होगी रिएक्शन, और जो कि इसमें चार्जेस नहीं है स्लोअर होगी। तो देखो ये ए ऑप्शन कट गया, है ना, समझ में आ रही बात? ओके, अब आती है यहाँ पे देखो ETBR सबस्ट्रेट सेम है, क्या चेंज हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है। और SN2 को क्या चाहिए होता है? न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों का SN2 को कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया कि पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है। तो अगर नहीं दिया जाए तो आपको मान के चलना है कि सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होता है तो साइज जैसे जैसे बढ़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी वैसे वैसे बढ़ती है। तो अगर मैं फास्फोरस और नाइट्रोजन के साइज में कंपेयर करूँ तो फास्फोरस और नाइट्रोजन में फास्फोरस का साइज ज्यादा होता है डाउन द ग्रुप, है ना, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो SN2 का रेट भी ज्यादा होगा। अब फास्फोरस कहाँ है? ऊपर है, यानी कि ऊपर वाला फास्टर होगा और नीचे वाला स्लोअर होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्लियर है? मतलब तुम सोचो सारे काम न्यूक्लियोफिलिसिटी से हो रहे हैं। कहने को SN2 वाला टॉपिक है, बट रियलिटी में क्या ये SN2 है क्या? कुछ भी SN2 नहीं है, सब तुम्हारे GOC उसी से हो रहा है। अब आते हैं बी और सी में। अब तुम बी और सी कर लोगे बहुत ही आसानी से। देखो ये सेम सबस्ट्रेट, यहाँ पे O नेगेटिव या S नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल चेंज कर रहे हो। सॉल्वेंट के बारे में नहीं बोला है, वही सेम लॉजिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें किसका साइज बड़ा है? ऑक्सीजन और सल्फर में ऑब्वियस है कि सल्फर का साइज बड़ा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। तो अच्छा, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है तो फास्टर होगा, क्योंकि SN2 को तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं, तो ये वाला फास्टर है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अच्छा, सी वाले में क्या दिक्कत है? देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि SN2 का जो रेट है वो सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है और आपके क्या नाम है रिएजेंट पे भी डिपेंड करता है, दोनों की पावर 1। यहाँ पे ये M मतलब मोलल, आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी दी है? 1 मोलल। रिएजेंट की कितनी दी है? 2 मोलल। यानी कि अगर मुझे रेट पूछेगा तो रेट इक्वल टू K टाइम्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 1 और रिएजेंट की कंसंट्रेशन 2, यानी कि बेसिकली रेट आएगी 2 टाइम्स ऑफ K। अगर कोई मुझे पूछेगा यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी है तो मैं कहूँगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 2 और आपके रिएजेंट की कंसंट्रेशन 1, यानी कि रेट आगे बोलो बराबर कितना? 2K। तो यहाँ तो दोनों की रेट सेम है, बताओ, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी सबस्ट्रेट चेंज नहीं कर रहे थे, वैसे भी आप रिएजेंट चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। इसीलिए कैसा रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो पढ़ते हो और वर्सेस आप जो अप्लाई करते हो उसमें बहुत अंतर होता है ना। आपकी पढ़ी हुई चीज़ों से ही सवाल आते हैं, बट हम लोग कैसा है कर नहीं पाते उसको इमेजिन कि अच्छा क्या पूछा जा रहा है, राइट। और हम लोग जब वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो एंड इसी में होता है कि ऐसे आसान सवाल भी हम लोगों से बोलो क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। हम लोग सोचते थे कि अरे यार ये तो पता नहीं कहाँ से सिलेबस आ गया। सिलेबस कहीं आउट ऑफ द नहीं आता है, सब कुछ पढ़ी हुई चीज़ों से आता है, बट उन चीज़ों को याद रख पाना और उनको समय पे अप्लाई कर पाना सोचकर, ये एक्चुअल में सबसे बड़ी बात होती है। ये अगर आप कर पा रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो और सोच रहे हो कि किसी तरीके से मेरा हो जाए बस, तो वो नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है, कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। तुम सोचोगे कि बस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए थोड़ी सी डेडिकेशन तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, ये तो तुम्हारा डाउट नहीं है। अच्छा 41, ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सवाल है। देखो SN2 में
सबसे पहली बात तो रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है ना। अच्छा, मतलब न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है। दूसरी बात, रिएक्टेंट होता है, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर प्रोडक्ट होता है। अब ये क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली उस स्टेट को कहते हैं जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी टॉप पे होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी और प्रोडक्ट की एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी। तो जो तुम्हारा सी ऑप्शन है तो पूरा बकवास है। वो तो कह रहा है कि आप लोगों के जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होगी, बोलो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो बकवास है, क्या बोल रहा है ये सब। अच्छा, आपकी जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके की दिखती है, मतलब थोड़ा थोड़ा लिविंग ग्रुप जाता है, थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है ना, याद आ रहा है। और ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक पेंटावेलेंट आपका बनता है कार्बन। तो क्या ये कहीं से भी तुम्हें कार्बोकेटायन बनता है क्या SN2 में? तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो भी बकवास है। तो A और C के बीच में हमने बातचीत कर ली। अब बात आती है कि ये B और D, तो देखो यहाँ एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन B और D के बीच में होनी चाहिए, बट A और C को रूल आउट करना ये भी आना चाहिए। अगर आप रूल आउट ही नहीं कर पाए हो A और C और आप चारों में ही कंफ्यूज बैठे हो तो फिर महान हो। देखो होता क्या है, ये हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल है और बेसिकली हम जिस रिएजेंट को लेते हैं ना, ये क्वेश्चन वाला उसी रिएजेंट को एक इलेक्ट्रोफाइल कहना चाह रहा है। क्यों वो उस पर्टिकुलर रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल कहना चाह रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, और जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेता है कि ला ला इलेक्ट्रॉन दे दे, ला ला इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल डिफिशिएंट होता है। इसीलिए वो बोलता है कि यहाँ करके जो आप लोगों का डेफिशिएंट है, मैं हूँ डेफिशिएंट, मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, लाओ दे दो दे दो। तो ऐसे में ये वाली जो स्पीशीज है, स्पीशीज यानी कि कौन, आप लोगों का सबस्ट्रेट को क्वेश्चन वाला एज अ रिएजेंट, मतलब आप लोगों का एज अ इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट कर रहा है, और जो न्यूक्लियोफाइल है उसको तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ही ट्रीट कर रहा है। तो ऐसा कहना गलत होगा ना कि रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रही है। रिएक्शन का तो नाम ही है SN, और अगर तुम ये कह दोगे कि रिएक्शन सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रही है तो मतलब ये तो गुनाह हो गया कि ये भगवान ये क्या कह दिया तुमने। तो इसका मतलब आप लोगों के पास B ऑप्शन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा D। और जहां पे आपको D आंसर बन गया तो आपको तुरंत 44 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि SN2 रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन 3 से बढ़ा दूं। मतलब अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन मान लो x हुआ करती थी, तो अब इलेक्ट्रोफाइल की नई कंसंट्रेशन कितनी रखनी चाहिए, 3x रख दो। वो कह रहा है कि पहले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन अगर y होनी चाहिए थी, तो अब मैं न्यूक्लियोफाइल की नई वाली कंसंट्रेशन बोलो कितना रख देता हूँ, 3y रख देता हूँ, ठीक है। वो ये कह रहा है, तो बोल रहा रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल कह रहा है किसको है, SN2 में। हमको लगता है ना यार SN2 में तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं था, ये किस इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा है। तो बेसिकली वो सबस्ट्रेट को कह रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम जानते हैं कि SN2 में जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिएजेंट की कंसर्न, मतलब पावर 1 पे भी और आपके सबस्ट्रेट की पावर 1 पे भी। अब आपके पास पहले इलेक्ट्रोफाइल X कंसंट्रेशन का था और अब कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ X। पहले मान लेते हैं आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल Y कंसंट्रेशन का था, अब वो हो गया 3 टाइम्स ऑफ Y, है ना। तो ये हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ Y। तो बेसिकली क्या हो गया, 9 टाइम्स ऑफ XY। तो यानी कि 9 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, B। तो आपको पता होना चाहिए कि बस SN2 में वो इलेक्ट्रोफाइल आखिर कह किसको रहा है। अगर वो पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 41 हमारा रिजॉल्व हो गया, 44 रिजॉल्व हो गया, 46 मैं सिखाती हूँ, बट 48 भी बताने लायक नहीं है। आपको अगर ये नहीं पता कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के क्या फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के क्या फैक्टर्स हैं, तो वो भी मुंह जबानी अगर रटे हुए नहीं है फैक्टर्स, आपको बार बार नोट्स कॉपी देखनी पड़ रही है, तो ऐसे सवाल पेपर में आगे और भी छूटेंगे तुमसे, ठीक है। अच्छा, वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बोल रहा है अरेंज करो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो जितना पुअर क्या होता है, बेस होता है, जो जितना पुअर बेस होता है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब बेसिसिटी का और आपकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। तो अगर मान लेते तुम किसी क्वेश्चन को बेसिसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर
नहीं अरेंज कर पाते हो, मैं भी नहीं कर पाती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। फिर जैसी बेसिसिटी का आंसर आए आप क्या कर लो, बोलो उसको सीधा उल्टा मार दो। सही कह रहे हैं? हाँ। अब एक मुझे बात बताओ, क्या जब मैंने तुम्हें बेसिसिटी एसिडिटी पढ़ाई थी तब तुम्हें क्या बताया था कि आप क्वेश्चन को एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, और क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि मान लेते हैं किसी को बेसिसिटी के ऑर्डर में भी उतना वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है, तो इससे क्या समझ में आता है कि बेसिसिटी लिविंग ग्रुप के इन्वर्स है और एसिडिटी बेसिसिटी के इन्वर्स है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर कोई भी सब्सटेंस जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। आप एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। अब एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए एसिडिटी के रूल्स भी तो याद होने चाहिए, तो एसिडिटी के रूल्स अगर याद है तो कर लो अरेंज, बस, है ना, जो तुम्हें पता है। तो अब अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है कि बेसिसिटी का और लिविंग ग्रुप एबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, तभी अपन कहेंगे कि बहुत अच्छा बेस है, या फिर इलेक्ट्रॉन बेसिकली अवेलेबल होना चाहिए, रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, एरोमेटिसिटी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे तभी तो वो किसी को डोनेट कर पाएगा, और जब वो किसी को डोनेट कर पाएगा तभी तो हम कहेंगे कि अच्छा इसका बेसिक नेचर बहुत अच्छा है। क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितने एफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है ना, कितने अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। एक बात बताओ मुझे कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें आपके पास रेजोनेंस हो रही है, यहाँ इन तीनों के बीच में रेजोनेंस तो छोड़ो, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मतलब रेजोनेंस का बाप कौन होता है? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस हुई तो हुई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हो गई। बाजू वाले में भी देखो क्या हो रहे हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। उसके बाजू वाले में सिर्फ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस तो हो रही है बट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा कोई लफड़ा नहीं है। और आपका जो आखिरी वाला है उसमें क्या हो रहा है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो देखो जितनी एफिशिएंट होगी आपकी रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, कम अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, मतलब बेसिसिटी उतनी ही पुअर होगी, है ना। और जहां पे रेजोनेंस सबसे कम हो रही है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बेटर तरीके से डोनेट कर पा रहा है, ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी भी अच्छी होगी। तो सबसे पुअर रेजोनेंस यहाँ कहाँ हो रही है, थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि वहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे। याद रखना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाप होता है रेजोनेंस का, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे सबसे पुअर बेसिसिटी, या मैं कहूँ सबसे लीस्ट बेसिक अगर कोई है तो लीस्ट बेसिक आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगर ऑप्शन नंबर 3 आपका लीस्ट बेसिक है तो ऑटोमेटिकली लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे बढ़िया उसी की होगी, है ना, उसी की होगी। या हो सकता है अभी पर्टिकुलर ऑप्शन में हमें कोई ऐसे लोग भी दिख जाए जिनमें वो आप लोगों का क्या होगा वगैरह वगैरह, ऐसा भी कुछ दिख जाए। एक मिनट, मैंने कहीं ऑर्डर कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया? ठीक है, बराबर। अच्छा, ये इस तरीके, हाँ, तो इस तरीके से तुम अपने क्वेश्चन में पहले तो ये समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको लिखना है कि जितना गंदा बेस होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी। अब देखो पहले ऑप्शन पे अपनी नजर गड़ाओ। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन बाजू में देखो क्या लगा हुआ है, CF3, है ना। CF3 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए जाएंगे तो जब अवेलेबल ही नहीं होंगे डोनेशन के लिए तो क्या डोनेशन करोगे मेरा सर, है ना। यानी कि CF3 इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन को ईज आउट नहीं कर रहा है, कठिन कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी को वो क्या कर रहा है, कम। यानी कि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस साथ ही साथ में उस महाशय के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का आशीर्वाद कि जा तेरी बेसिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कम। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी इन सभी में सबसे अच्छी होगी।
अब आप उन ऑप्शंस को रूल आउट कर दो जिनमें 1 की लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे अच्छी नहीं कही गई है, यानी कि सी यानी कि डी। ये देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब 1 के बाद तो 2 आएगा ही आएगा, तो 2 के बारे में डिस्कशन मत ही करो। अब आपको जज करना है 3 और 4 के बीच में, मतलब बिटवीन 3 एंड 4 कौन आपका ज़्यादा बेटर बेस है। ये देखो बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने चाहिए। तो ये जो CH3 है, तुम्हें नहीं लगता ये CH3 आपके इंडक्टिव इफेक्ट से फोर्थ वाले को इलेक्ट्रॉन देगा? अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, वो फोर्थ वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि जा करके इलेक्ट्रॉन ले ले, जा जा इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसी हरकत कर रहा है ना कि जा जा इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यानी कि वो उसको क्या करवा रहा है कि अच्छा ठीक है तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन ले लो। बट साथ ही साथ में वहाँ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं, वहाँ पे साथ ही साथ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, आप लोगों की बेंजीन रिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, तो अब इसके हिसाब से तुम खुद जज कर लो कि क्या आंसर आएगा। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, बी। तो ये क्वेश्चन भी नोट्स कॉपी को पढ़कर हो जाता। हाँ, ये वाला देखो हम करते हैं, इसमें मुझे पता है तुमको नहीं आता या दिक्कत होती। पहले मुझको R2 ब्यूटेनॉल बनाना है। R का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, S का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कैसे बनाते हैं। ब्यूटेनॉल मतलब 4, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। सेकेंड पोजीशन पे OH लगाना है। चलो अब देखो, जब हम IUPAC सीखते थे तो OH को तुम ऐसे लगाओ या OH को तुम ऐसे लगाओ, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था, कैसे भी लगा लो। बट अगर आगे R लिख दिया गया है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन, आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री R है कि S है, कैसे? आप उस कार्बन, पहली बात तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ कायरल लोगों पे ही एप्लीकेबल होता है। देखो ना, ये कायरल है, इसके आजू बाजू के चारों ग्रुप, इस कार्बन के आजू बाजू के चारों ग्रुप कैसे अलग हैं। आपको प्रायोरिटी देनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। तो आपने उनको ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अगर मान लेते हैं 2 लोगों के एटॉमिक नंबर सेम हो गए तो फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दोगे। तो टॉप प्रायोरिटी पे कौन आएगा, ऑक्सीजन। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। और दोनों ही कार्बन है तो दोनों में मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली राइट वाले का, तो ये सेकंड और ये थर्ड। अब आपको मूवमेंट चेक करना है कि 1 से 2 वाला जो मूवमेंट है, देखो 1 से कहाँ गए 2, फिर 2 से कहाँ गए 3, 4 को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि एक ही सीक्वेंस में आपको 4 थोड़ा ना मिल जाएगा। वैसे भी ये चीज 3D अरेंजमेंट है, ये 3D अरेंजमेंट है। तो ये जो अपन क्लॉकवाइज है, जो एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये मूवमेंट कहाँ होता है, ये मूवमेंट एक सर्कुलर मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और सर्कुलर चीज कैसी होती है, सर्कुलर चीज एक 3D नहीं होती बल्कि वो 2D होती है। और 2D में से कितनी चीजें पॉसिबल है, सिर्फ 3 चीजें आपकी पॉसिबल है ना। ये जो आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 लोग मान लेते हैं आपके 2D कहलाएंगे, और ये आपका क्या कहलाएगा, इसकी वजह से मॉलिक्यूल 3D बनता है क्योंकि प्लेन के ऊपर रहता है। अब 1 से 2, 2 से 3, बोलो कैसा मूवमेंट है ये, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पहले डिसाइड कर लो कि ये मूवमेंट कैसा है। अच्छा, तो 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तो अच्छा ये मूवमेंट क्लॉकवाइज तो है, राइट। ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बनाया है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, R, तो ये उसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाती तो ये 1 होता, ये वाला 2 होता और ये वाला 3 होता। 1 से लेकर 2, बोलो कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। कैसा मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S। बट क्वेश्चन वाले ने मुझे क्या बोला है, R, तो ये मेरा पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, इसको ट्रीट करना है पैराटोलिनिन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा, अब ये कौन महान इंसान है भैया, हम तो इसके बारे में जानते भी नहीं है। जानते हैं, जिस दिन तुम्हें लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाए थे ना, उस दिन बताए थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSCl, टॉसाइल क्लोराइड आप कहो। ये क्या करता है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, क्या काम है इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो OH के साथ का H है इसको हटाएगा, Cl को हटाएगा और क्या बना लेगा, C, इस तरीके से, यहाँ H और यहाँ पे आ जाएगा OTS। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसको रिएक्शन को आगे हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, LIBR,
यानी कि मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ उसको, बी आर नेगेटिव प्रोवाइड कर रही हूँ। बी आर नेगेटिव कैसा हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म देगा। क्यों देगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये 2 डिग्री है, ऊपर से ये आपका कमजोर ऊपर से ये आप लोगों का क्या है 2 डिग्री है, और ये आपका बी आर नेगेटिव अटैक करेगा। अब जब ये बी आर नेगेटिव अटैक करेगा तो नो डाउट OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो चला जाएगा छोड़कर। लेकिन SN2 में इन्वर्जन होता है, यानी कि ऊपर में बी आर नहीं आएगा, बी आर नीचे आएगा और H आप लोगों का ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अब इसमें आपका ये तो पता है कि प्रोडक्ट क्या बना, आखिरी में ब्रोमोब्यूटेन बना। तो जो आप लोगों को ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन जिसमें ब्रोमो के बारे में जिक्र तक नहीं है, उनको आप काट दो। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट R है कि S है। तो चेक करिए ये प्रोडक्ट R है कि S है। किसको 1 नंबर देंगे, ब्रोमीन को, इस वाले ग्रुप को 2 नंबर और इस वाले ग्रुप को 3 नंबर। बताओ कैसा है, 1 से 2, 2 से 3, कैसा मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कहते हैं, S से, और करेक्ट आंसर वुड बी S। ठीक है, TS इसको TSCl कहते हैं, और TSCl क्या करता है, OH के साथ का जो H होता है वो रिमूव करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा ये बाकी है, अब ध्यान दो KSH, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा SH नेगेटिव। आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। मैं बता दूं मैक्सिमम लोगों का दिमाग देखो कैसा चला गया होगा, I को हटाओ, SH नेगेटिव को लगाओ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन SH नेगेटिव OH नेगेटिव के कंपेयर में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, अब तो मेरी बात तुम्हें याद हो गई होगी, इस क्लास के स्टार्टिंग से हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसी पे तो बातचीत कर रहे हैं, राइट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कहो ना कहो SN2 है। अब कई लोगों की दिमाग में SN2 वर्ड नहीं आया होगा, लेट्स से उनके दिमाग में SN1 आया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, I को हटाया होगा, उसके बदले SH लगाया होगा। उन प्राणियों के लिए दिया गया ऑप्शन नंबर A। सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पहली बात तो SN1 नहीं है। दूसरी बात, कई लोगों के दिमाग में SN2 आया होगा और उनके दिमाग में एक चीज और आई होगी कि SN2 में तो इन्वर्जन होता है, तो उन्होंने क्या किया होगा, H को ऊपर कर दिया होगा और SH के आने के बाद I वाले पार्ट को नीचे, यानी कि उनके लिए होगा ऑप्शन नंबर B। जिन्होंने ये सोचा कि हाँ हाँ करके SN2 भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, जिन्होंने ऐसा सोचा उनके लिए ऑप्शन है, तो उनका भी ये काट दो भी। क्यों ही मैम, ये SN2 तो है, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। बिल्कुल SN2 भी है, इन्वर्जन भी होगा, लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए जब भी आप बातचीत करते हो, आपका जो लिविंग ग्रुप होता है, ये लिविंग ग्रुप आप लोगों का कहाँ होना चाहिए, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का कौन सा प्रोजेक्शन है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन। आपका लिविंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में होना चाहिए। अगर आप लोगों का लिविंग ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, यानी कि देखो अभी ये कौन सी लाइन में, ये वर्टिकल लाइन में है, तो पहले इसको रोटेशन करवाकर हॉरिजॉन्टल लाइन में लेकर आओ। ठीक है, इस तरीके का एग्जांपल मैंने नोट्स कॉपी में नहीं दिया था, चलो खैर अभी इस चीज को सीख जाओ। क्या पहले कुछ भी करो, रोटेशन करो, जो करना है करो, पहले उस आई को आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेकर आओ, और जब आप उस आई को हॉरिजॉन्टल लाइन में लेकर आओगे तब बातचीत करेंगे। अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे लाते हैं, जिसको लाना है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि इस कार्बन से, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को रोटेट करना है, चाहे क्लॉकवाइज करो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, और सिर्फ एक रोटेशन करनी है। और उसके नीचे जितने भी कार्बन्स होंगे उनको और उनके ग्रुप्स को, उनकी पोजीशनिंग को टच भी मत करना। तो अगर मान लेते हैं लेट्स से मैंने क्लॉकवाइज कर लिया मान लो, तो क्लॉकवाइज के चक्कर में आई H की जगह आ जाएगा, है ना, और H किसकी जगह चला जाएगा, Me की जगह चला जाएगा, और Me किसकी जगह चला जाएगा, I की जगह। एक मिनट, यहाँ पे H लिखना था, सॉरी, ये मैंने कर लिया। आ गया मेरा लिविंग ग्रुप। अब इस लिविंग ग्रुप पे आप किसका अटैक करवाओ, KSH का। अब उसमें भी कई लोगों को क्या लगता होगा कि मैडम अपन I को यहाँ कर दो, SH को यहाँ कर दो, बट ये SN2 है। अब तुम तो जानते हो SN2 में अटैक होने के बाद इन्वर्जन होता है, यानी कि SH यहाँ नहीं आएगा, SH कहाँ आएगा, H की जगह चला जाएगा, यहाँ H आएगा। ये इस तरीके से होगी कहानी। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो A और B तो पहले ही रूल आउट हो गया। अच्छा, इवन D भी आप लोग कह सकते हो कि पहले ही रूल आउट कर देना था मैडम आपको, क्योंकि उसमें भी तो देखो SH दिख रहा है, बट नहीं, अभी किसी भी ऑप्शन को रूल आउट मत करो। पहले तो हमने अपना प्रोडक्ट लिख लिया, अब देखो क्या ये प्रोडक्ट किसी से मैच कर रहा है क्या।
नीचे वालों को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, नीचे वाले कहीं चेंज नहीं हुए हैं सिवाय ऑप्शन नंबर बी के, जिसमें आपने वर्टिकली कोई उल्टा मार दिया। ऐसा नहीं, आपको जो चेंजेस करने हैं वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के पास के ग्रुप को चेंज करो। तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा क्या हमारा आंसर किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, पहले वो चेक कर लो, किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या। नहीं, हमारा आंसर तो अभी किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। क्या इसको रोटेट करवा कर किसी ऑप्शन से मैच करवाया जा सकता है, रोटेट करवा के, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर आया वो तो मैच कर नहीं रहा, तो कुछ रोटेशन करवा के चेक करिए क्या किसी रोटेशन से ये चीज पॉसिबल है। बिल्कुल, देखो एम ई यहाँ आ जाएगा, ये देखो एच यहाँ चला जाएगा, ये देखो एस एच ऊपर चला जाएगा, ये देखो इस तरीके से। यानी कि बेसिकली ये और चीज ये और वो सेम ही है, बस इनको क्या किया गया है, रोटेट किया गया है ना, इनको क्या किया गया है, रोटेट। तो तुम बोलोगे अरे मैम इससे अच्छा तो आप स्टार्टिंग में ही आई को हटा के एस एच लगा देते हैं ना, क्या फालतू के पहले आपने उसको हॉरिजॉन्टल में लाया। देखो जो नियम है उनको नियमों को फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है कि वर्टिकल है तो वर्टिकली में उसको चेंज कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, पहले हॉरिजॉन्टल में लाना है फिर करना है। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी, 46 का डी। इसको हमेशा के लिए याद रखना, लिविंग ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल पोजिशन पे होना चाहिए। और क्या बचता है तुम्हारा डाउट, 37 बचता है, ठीक है वो बता देते हैं, वो भी आपको नहीं बनता। 33 बन सकता था, बन भी नहीं सकता था, 31 भी नहीं बनता, और 26 का मुझे आइडिया नहीं है, 26 25 देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं किसको लेकर, आपके 30 वाला था ना, एक मिनट, पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम इस पर 33 पर। देखो साफ साफ बोल रहा है कि SN1 है, झिक झिक काय को करना, पट पट हटाओ, यहाँ पे O लगाओ, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3O नेगेटिव, यानी कि ये प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। बट क्वेश्चन में पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन, प्रोडक्ट्स यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो ये पूछ रहा है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। क्या यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, बिल्कुल नहीं। इस कार्बोकैटायन को कभी यहाँ लाने की सोचना भी मत, डबल बॉन्डेड वाले पे कभी कार्बोकैटायन आता भी नहीं है ना, तो भूल जाओ उसको, तो तुम तो ये तो नहीं आएगा, फिर क्या करें। तो ऐसे में यहाँ भले ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगी भैया, बट रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस कैसे, ये देखो ये दोनों यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अगर इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ये चीज कैसी दिखेगी, ये चीज आप लोगों की कुछ ऐसी दिखेगी, और कार्बोकैटायन आएगा यहाँ। अब जहां कार्बोकैटायन आया है उस कार्बोकैटायन की जगह पे क्या लगाओ, अपना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे सी क्या आएगा, OCH3 और डबल बॉन्ड CH2। बट मैम ये तो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन तुम ये देखो कि जब हम लोग ऐसे थे तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, और इस पर्टिकुलर सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है। अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉट 4, 6 थे, ऑक्सीजन के तो मैंने काउंट ही नहीं किए, और अब कितने हैं, 4। यानी कि ऐसे करने में आपका सिस्टम की जो एरोमेटिसिटी है वो एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लूज। कोई भी सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करवाना चाहता है, याद रखना। ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा, बट कैसे करेगा अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन, आप आगे जब पढ़ोगे ना कि ये बेंजीन रिंग के क्वेश्चंस, तो कई बार रिएक्शंस में बेंजीन रिंग भी अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर देती है, लूज कर देती है। फिर उस एरोमेटिसिटी को वो गेन करने के लिए क्या करती है, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको वापस लाने के लिए वो क्या करती है बताओ, वो एक हाइड्रोजन का लॉस करवा देती है कि चल हाइड्रोजन भाग यहाँ से, बोलती है निकल निकल यहाँ से निकल, और उस हाइड्रोजन को निकाल कर वो क्या करती है, वापस से अपना डबल बॉन्ड क्रिएट करती है। तो इसको आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये डबल बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एरोमेटिसिटी आपकी वापस भी आ गई और वो पर्टिकुलर चीज CH3 बन गई, और ऊपर में OCH3 आ गया, तो ये भी एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। अच्छा अब ये भी तो पॉसिबल है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और रेजोनेंस करे, मतलब ये यहाँ आ जाए। अगर ये इसने और रेजोनेंस किया यानी कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आप लोगों का, इधर डबल बॉन्ड CH2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, फिर अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया मतलब OCH3 यहाँ लगने वाला है आकर। और तुम तो जानते ही हो
कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अपनी एरोमेटिसिटी लूज हो जाए, तो वापस से ये अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एरोमेटिक कर ही लेगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। तो इसका करेक्ट बी भी होगा। तीनों ही ऑप्शन क्योंकि पॉसिबल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। अब इसमें जो चीज तुमको नहीं बनती वो होता 31। ठीक है, 31 आपको नहीं बनता। 31 के लिए आपको देखो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आगे एलिमिनेशंस में ही, है ना, E1 CB वगैरह का। तो E1 CB एलिमिनेशंस का लेट से अगर मैं इंतजार नहीं भी करूँ और अभी तुमको ये सिखाना चाहूँ, तो देखो ऐसे करते हैं। ये जो NaNH2 होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा। इसका काम होता है कि जो भी सबस्ट्रेट आपको दिया है उसके पास से जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या किया जाए? रिमूव करके लाया जाए। ठीक है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करो। लीविंग ग्रुप नहीं देखता वो, एसिडिक हाइड्रोजन देखता है वो। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है? कई लोग कहेंगे कि Cl के बाजू का है। क्यों? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, और यहाँ तो वो भी दो दो ऑक्सीजन है, वो भी डबल बॉन्डेड वाले ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर हाइड्रोजन कोई है तो ये जो उसके बाजू में जो कार्बन होगा ना CH2 वाला, उसके दोनों हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो ये जो NaNH2 के ऊपर का जो NH2 नेगेटिव है, ये NH2 नेगेटिव आएगा, इस H को लेकर जाएगा। अगर वो H को लेकर चला गया तो आपका सबस्ट्रेट कैसा दिखने लगेगा? PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH बचेगा, क्योंकि एक H तो चला गया और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी के ये लोग वैसे के वैसे ही, है ना, यानी कि CH2 और CH2 Cl। अब क्वेश्चन में कार्ब अनायन बनाए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बन को कभी अपना नेगेटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता। अब कार्बन बोलो क्या करेगा इस नेगेटिव को हटाने के लिए? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये कार्बन अपने नेगेटिव को यूज करता है, बॉन्ड बनाता है। किसके साथ बॉन्ड बनाता है? पहले तो वो अटैक करता है एक ऐसे कार्बन पे जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है, और उस कार्बन को लालच देता है कि चल तू उस लिविंग ग्रुप को निकाल के फेंक दे बाहर। ठीक है, अच्छा, लिविंग ग्रुप जब झिकझिक करेगा कि इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो लिविंग ग्रुप को बोलना जा इलेक्ट्रॉन लेकर जा, और तेरे पे क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव, और मैं अपने निगेटिव और पॉजिटिव से अपन दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड। यानी कि चीज कैसी दिखेगी? PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 5 की रिंग। तो देयरफॉर दिस प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी। तो NaNH2 किस काम में आता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहले क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ना कि लिविंग ग्रुप को कुछ करता है। और फिर जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन, कार्बन आयन, और कार्बन आयन क्या करता है? जिस लिविंग ग्रुप से आपका कार्बन अटैच्ड है उसको बोलता है कि चल अपन आपस में बनाएंगे बॉन्ड। अब यही सेम लॉजिक पर तुम लोग आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 37 भी है। 4-chloro-1 ब्यूटेनॉल। हम जानते हैं NaOH के अंदर जो निगेटिव पार्ट है वो है OH निगेटिव। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, और ये स्पीशीज एज ए क्या कर सकती है? आप लोगों का बेस भी बिहेव कर सकती है, दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। मैं OH नेगेटिव ले रही हूँ, क्या करूँ इस OH नेगेटिव का? क्या करेगा ये OH नेगेटिव मेरा? बताओ। तो अब इस OH नेगेटिव को देखकर कई लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि चलिए मैडम एक काम करते हैं, इस OH नेगेटिव को आप यूज़ करिए, और वो जो Cl है, यानी कि Cl के साथ आप क्या करवा दीजिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गलत नहीं है तुम्हारा ऐसा सोचना, करा लो, तुम्हारी मर्जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़े ही प्यार से, ठीक है। तो ठीक है, तुमने अभी Cl उठाया और तुम्हें Cl को हटा के तुमने क्या कर दिया? वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दी। परंतु अब इसके साथ आगे की कहानी कैसी होगी? ये करेगा क्या? तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, उसको सबसे पहले किसी भी निगेटिव चार्ज स्पीशीज ये देखती है कि एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, बाद में सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट ये सब कराने का सोचेगी। तो वो देखिएगी अरे हाँ ये देखो ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ले गई। अब क्या बचा? 4 कार्बन की चेन बची, ये O नेगेटिव लटक रहा है और यहाँ Cl लटक रहा है। अच्छा, Cl को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा है रिसेंटली एक टॉपिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्या होगा? ये O नेगेटिव इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सच दैट उन 4 लोगों के बीच में, है ना, और आपके उस ऑक्सीजन के बीच में एक रिंग बन जाएगी, और Cl आप लोगों का क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक।
ठीक है, ये थी कहानी 37 को लेकर। और कौन से डाउट्स थे, आई थिंक ऊपर में थे डाउट्स, उसके तरफ आ जाते हैं। 25, 26, अच्छा ठीक है, देखते हैं 25, 26 किस कहानी को तुम्हारी कह रहे हैं। आ जाओ 25 में 2 स्टीरियो आइसोमर्स दिए हैं, ठीक है, कुछ कुछ नाम दिया है। विल अंडर, अच्छा आप आयोडीन 127 वाला यूज कर रहे हो और एक बार आप आयोडीन 128 वाला यूज कर रहे हो, और दोनों में पूछ रहा है कि दोनों में से कौन आपकी SN2 को ज्यादा तेजी से करवाएगा। ठीक है, कौन आपकी SN2 को ज्यादा तेजी से करवाएगा। अच्छा ठीक है, तो पहले तो पोजीशनिंग पे बात कर लेते हैं कि वो दोनों लगे कहाँ कहाँ हैं। ये आपका लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ लगा है, और एक बार लीविंग ग्रुप आप लोगों का क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है ना। अच्छा, तो अब क्या करें इसको, इस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं इक्विटोरियल। ये मैंने नोट्स कॉपी में लिखवाया है कि जब अगर आपका लीविंग ग्रुप इस तरीके से लगा हो इक्विटोरियल पर, नाम मुझे याद नहीं है कि मैंने लिखवाया होगा कि नहीं लिखवाया होगा, बट ये नोट्स कॉपी में ऐसा एक इलस्ट्रेशन है, वहाँ पे I-127, I-128 जैसी भला भले ही वहाँ पे नहीं लिखी है, बट ऐसा एक क्वेश्चन वहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कहते हैं एक्सियल। किसके पास से इलेक्ट्रॉन को, मतलब बॉन्ड को निकालवा पाना ज़्यादा आसान है, कौन जल्दी से निकाल के भगा देगा, बताओ कौन जल्दी से निकाल के भगा देगा, बताइए। तो आप लोगों के जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, आपने कोवैलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, आपको पता है कि अगर आपको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स दिए जाएं और अगर आपको एक्सियल वाले दिए जाएं तो आप किसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आप किसको आसानी से निकाल सकते हो, एक्सियल वाले को आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जितने इजीली ये क्या होगा, रिमूव होगा, उतने जल्दी इसको कौन सब्सटीट्यूट कर लेगा, I-128 आकर सब्सटीट्यूट कर लेगा। तो इसीलिए एक्सियल जल्दी भागेंगे, तो कौन आप लोगों का जल्दी रिएक्ट करेगा, बी, है ना। तो आप लोगों का इसका एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, और वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, क्योंकि बाकी हर ऑप्शन में तो ए फास्टर है, ए फास्टर है, ऐसा बोला गया। इकलौता करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तुम अगर नोट्स कॉपी के पन्ने पलटोगे ना, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल तो नहीं, बट इस तरीके से रिंग के फॉर्मेट में ऐसा बताया है कि अगर एक बार लिविंग ग्रुप यहाँ लगा हो और एक बार मान लेते लिविंग ग्रुप यहाँ लगा हो, तो दोनों में से किसके लिए रिएक्शन का रेट ज़्यादा रहेगा। ये उस लॉजिक से किया हुआ सवाल है। ठीक है, चलो अब आते हैं 26 पर। बोला है Z2 ब्यूटीन। ये चीज़ देखो तुम्हें अभी बनेगी नहीं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। Z का मतलब होता है सिस, और कहीं अगर E लिख कर दिख जाए, E का मतलब होता है ट्रांस। अब सिस और ट्रांस तो तुम जानते ही हो। मुझे ब्यूटीन बनानी है। अब हम में से मैक्सिमम लोग ब्यूटीन कैसे बनाते हैं, बस इस तरीके से बना दी, ब्यूटीन छोड़ दिए। बट जब E और Z वर्ड आ जाए तो आपको सिस और ट्रांस जैसे शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस जो 2 ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है, एक मिनट, कुछ इस तरीके से लगे होंगे, और हाइड्रोजन आप लोगों के इस तरीके से लगे हुए होंगे। इसे कहते हैं सिस टू ब्यूटीन। आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ। अब ये चीज़ें तुम आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखोगे कि ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या करता है, डबल एडिशन रिएक्शन में भी सीखोगे, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, एक तरफ Br ऐड करता है और दूसरी तरफ वो क्या ऐड करता है, OH ऐड करता है। ये काम होता है किसका, आप लोगों के ब्रोमीन वाटर का। लेकिन इसके ऐड करने का एक तरीका होता है, ये ऐसी ऐड नहीं कर देता है। जब वो Br को ऐड करता है या फिर जब वो OH को ऐड करता है तो वो सच दैट ऐड करता है कि Br और OH ऐड होने के बाद एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होने चाहिए, एंटी होने चाहिए। एंटी मतलब अपोजिट। तो क्या होगा, देखो ये चीज सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन इधर कार्बन इधर CH3। मान लो मैंने OH को नीचे लगा दिया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे मान लेते CH3, तो जो Br होगा वो कहाँ लगेगा, इस तरीके से ऊपर। एक दूसरे के क्या होंगे, ये एंटी होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। अच्छा, फिर आपने उसमें क्या कहा है कि रिजल्टिंग ब्रोमोहाइड्रीन, मतलब इसके पास ब्रोमीन भी है वगैरह वगैरह जो भी है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल के साथ। मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल का मतलब होता है CH3O नेगेटिव और CH3OH, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, और बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन होगी, है ना, सब्सटीट्यूशन होगा। टेकिंग टू कंसिडरेशन, बोल रहा है कि अब जब सब्सटीट्यूशन होगा तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जब आप उस CH3O नेगेटिव को भेजोगे तो वो इस Br को सब्स्टिट्यूट करवाएगा। Br को ही क्यों करवाएगा? क्योंकि OH दुनिया का वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। जब तक आप उसको प्रोटोनेट नहीं करते हो एसिड से, वो लीव तो नहीं करता है। तो उसमें अभी यहाँ तो एसिड का जिक्र भी नहीं हो रहा है, तो प्रोटोनेट तो भूल ही जाओ। तो OH तो नहीं जाएगा, बट Br जाएगा। तो हम में से मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अच्छा चलो ठीक है मैडम, Br को निकाल देते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, ये रिंग भिंग कहाँ से बन गई। ये तो चीज कुछ ऐसी होनी चाहिए थी ना, H होना चाहिए था, C होना चाहिए था, CH3 होना चाहिए था, OH आप लोगों का होना चाहिए, फिर C होना चाहिए, H होना चाहिए, CH3 होना चाहिए और यहाँ पे OCH3 आ जाना चाहिए। ये रिंग का क्या झमेला है? तो अब तुम्हें झमेला समझना है NGP से। जब भी आपके लिविंग ग्रुप के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसको बाहर भगाता है। तो यानी कि Br तो नो डाउट बाहर भग जाएगा, लेकिन Br के भगने की बाद जो आपका क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको मैं हाइड्रोजन दे देती हूँ यहाँ पे CH3, जो ये कार्बन के साथ का OH था, ये बाजू वाले कार्बन के किसके साथ, उसके साथ क्या कर लेगा बताओ? आप लोगों का एक सा बॉन्ड बना लेगा, ये इस तरीके का। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? NGP की नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना। अब NGP की नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन तुम्हें जैसा कि नोट में NGP के सिखाया गया था, एक सल्फर वाला एग्जाम्पल लेकर, कि जब सल्फर हो NGP के केस में या ऑक्सीजन हो इस तरीके के वाले केस में, तो वो न्यूक्लियोफाइल बाकी NGPs के जैसे अटैक किस पे, उन कार्बन्स पे ना करके आप लोगों के कहाँ पे करता है? उन आपके ऑक्सीजनों पे करता है, उनके हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है और कुछ इस तरीके का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये ऐसा सल्फर और ऑक्सीजन के केस में, तो यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ तो मैडम तीनों ही ऑप्शन में रिंग लाइक है। अब ये हम कैसे पहचाने कि रिंग में क्या डिफरेंस है? देखो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे CH3 वेज पे है, H डैश में है, CH3 डैश में है, ये H वेज में है। मतलब डैश वेज एज इन सब का झोल झाल यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों CH3 सेम जगह पर है, मतलब जिस भी प्लेन में है, लेकिन दोनों का प्लेन सेम है ना। यहाँ पे चेक करिए और क्या डिफरेंस है, आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका H डैश में है और यहाँ पे H वेज में है, यहाँ CH3 डैश में है, यहाँ पे CH3 वेज में है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास जो 1 और 2 ऑप्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। बस आप उसको एक तरफ से लेफ्ट साइड से देखो, एक बार आप उसको राइट साइड से देखो। तो इसका आंसर क्या है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा। 3 क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 3 में अगर ये दोनों CH3 सेम प्लेन में हो गए तो वहां पे हाईली रिपल्शन होने लगेगा, और जो तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा साइक्लिक ईथर है वैसे भी वो बहुत स्ट्रेन में रहता है, बेचारा स्ट्रेन की वजह से टूट जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने जितने भी डाउट्स पूछे थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर स्टिल कुछ बाकी रह जाता है तो बताओ, अपन फिर से उससे बातचीत कर लेंगे।